हेलो क्लास 10th, आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। सबसे पहले तो वेलकम बैक टू द चैनल GME। और आज हम लोग अपनी सीरीज़ को और आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 3 विच इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑफ केमिस्ट्री, इसका NCERT क्वेश्चन सीरीज़ आपके सामने लेकर आ गए हैं। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आई वुड सजेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट कि सबसे पहले तो तुम लोग पूरे चैप्टर का एक क्रिस्प रिविजन ले लो। ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर है जहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को मैंने बहुत क्रिस्प फॉर्मेट में वन शॉट के अंदर क्लियर किया हुआ है। फटाफट से जाके वो वीडियो देख लो। और अगर तुमने NCERT से रिवाइज कर लिया है, वेल एंड गुड, यू आर गुड टू गो। तो अब तुम इन क्वेश्चंस को लगा सकते हो, ठीक है। बाकी की इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए GME गुजर्स मिशन एजुकेशन के चैनल पर आपको बाकी की वीडियोस भी मिलती रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपना चैप्टर। वन बाय वन हर एक NCERT क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, हर एक NCERT क्वेश्चंस को हम लोग कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करेंगे। और कोई भी डाउट इस लेक्चर के बाद में इस चैप्टर से रिगार्डिंग आई डोंट थिंक कि आपको रहने वाला है। बिना कॉपी पेन लिए बिल्कुल भी मत बैठना, कॉपी पेन लो, सॉल्व करते जाओ। जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखाऊं खुद ट्राई करो उन्हें सॉल्व करने का, देखो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। एंड चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है, क्योंकि ऐसी ही ज़बरदस्त सीरीज आपके लिए आती रहेंगी। एंड आई होप कि आप लोगों को हेल्प मिल रही है इन लेक्चर्स से, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले तो जो आपका चैप्टर है दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। जो आपका चैप्टर है ये है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहली चीज, मेटल्स होते क्या हैं। देखो इस चैप्टर के अंदर ना तुम लोग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आप लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अलावा, तो आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं विच इज द रिफाइनिंग, विच इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, जिसमें कि आप रिफाइनिंग के बारे में, रिडक्शन प्रोसेस के बारे में भी पढ़ते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी चैप्टर का वो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेटल्स क्या होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, नॉन मेटल ऑक्साइड कौन से बेसिक या फिर एसिडिक सॉल्यूशंस को फॉर्म करते हैं, वो सब हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन के थ्रू कवर करते जाएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, आपको यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं और क्या किया गया है, आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा वो पेयर है जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दिखाता है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करता है, ठीक है। मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पर अगर तुम लोग बड़े ध्यान से देखोगे तो डिस का मतलब क्या होता है, हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है, ठीक है। और प्लेस का मतलब जगह। जब आप कभी भी किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की जगह को रिप्लेस कर देते हो, उस जगह को हटा देते हो और कोई और एलिमेंट उसकी जगह पर आ जाता है, तो वो रिएक्शन आपकी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर जो ट्विस्ट है वो ट्विस्ट होता है अबाउट मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो कि बेसिकली डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। समझ में आया? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको चार ऑप्शंस गिवन है और इन चारों में से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कौन सी, ठीक है। कौन सा मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को यहाँ पर डिस्प्लेस कर सकता है। सबसे पहले है NaCl सोल्यूशन जो है वो डिस्प्लेस कर सकता है या फिर नहीं, किसको, कॉपर के मेटल को, ठीक है। दूसरा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, आपको उसका सोल्यूशन दे रखा है, एल्यूमिनियम मेटल के साथ में डिस्प्लेसमेंट दिखा रखा है। उसके बाद में है FeSO4 विच इज फेरस सल्फेट सोल्यूशन, जो कि सिल्वर मेटल को डिस्प्लेस करता हुआ दिखा रहा है। अगर आप इन तीनों ही ऑप्शंस के अंदर देखते हो तो जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज आई होप सभी को पता है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है उसमें अगर हम लोग इन मेटल्स की रैंकिंग को देखते हैं ना, तो कोई भी ये वाला मेटल जो है वो इस सोल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग फोर्थ वाले ऑप्शन के अंदर देखें तो यहाँ पर जो कॉपर मेटल है वो AgNO3 को डिस्प्लेस कर सकता है या फिर नहीं, ठीक है। सबसे पहली चीज तो इसका जो आंसर है वो डी ही है, विच इज AgNO3 है। क्या ये है आपका सिल्वर नाइट्रेट। क्या है सिल्वर नाइट्रेट? ये क्या करेगा, कॉपर मेटल जो है वो सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो कॉपर है उसकी रैंकिंग
पहले होती है किससे, सिल्वर से, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। और यही आपको बता रखा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है कब होती है, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, और कंपाउंड को फॉर्म कर देता है। अब यही रीजन है कि कॉपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर को। किससे डिस्प्लेस कर देगा, सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन से। यहाँ पर आपको रिएक्शन दे रखी है, ये आपका सिल्वर नाइट्रेट है और ये आपका कॉपर मेटल है, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा तो मैं दोबारा इसको लिख देती हूँ यहाँ पर, ये आपका कॉपर है और ये है आपका AgNO3, ये होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट, ये होता है आपका कॉपर और ये होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अब जब इनकी बेसिकली फॉर्मेशन हुई है तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये फॉर्म हो गया है कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 इसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसको, कॉपर नाइट्रेट। और इसके साथ साथ में 2Ag जो है वो बाहर निकल गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रीजन क्या बताया मैंने, रीजन है कि जो आपका कॉपर है वो रिएक्टिव जो आपकी सीरीज होती है उसमें Ag से काफी पहले आता है, विच मीन्स इट इज मोर रिएक्टिव। एंड इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है दैट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेसिकली कॉन्सेप्ट था, और जो चीज आपको याद रखनी थी, जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि तुम लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो याद हो और उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि जब आप लोग नॉन मेटल्स की रिएक्शन पढ़ते हैं विद वाटर तो वहां पर भी रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत मेजर रोल होता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ हम लोगों ने अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर दिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, कौन सा मेथड है जो कि सूटेबल है किसके लिए, फॉर प्रिवेंटिंग, क्या प्रिवेंट करने के लिए, आयरन को, आयरन फ्राइंग पैन को, देखो फ्राइंग पैन बता रखा है आपको जो कि आयरन का है, ठीक है, उसको रस्टिंग होने से, रस्टिंग क्या होता है, ये प्रोसेस है विच इज कोरोजन, एक तरीके से मेटल के कोरोजन को। अब वो मेटल भी अगर आपका आयरन होता है, जब आपका आयरन कोरोड हो जाता है, जब आपका आयरन कोरोड होने लगता है तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, रस्टिंग। इज दैट क्लियर। अब बेसिकली होता क्या है कि जब आयरन जो होती है वो कोरोड होना शुरू कर देती है ड्यू टू द कॉन्टैक्ट विद एयर या फिर मॉइस्चर, तो वो रस्टिंग होना शुरू हो जाता है, उसका बेकार, उसका कोरोड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपके पास में एक आयरन का फ्राइंग पैन है जो कि रस्टिंग, बेसिकली रस्टिंग से उसको बचाने के लिए हम लोग कौन से मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज, रस्टिंग क्या होती है, रस्टिंग इज बेसिकली द प्रोसेस जहां पे आपका कोई भी मेटल जो होता है वो कोरोड होता है, मेटल कोरोड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन। लेकिन जब आप इस पर्टिकुलर मेटल की बात कर रहे हैं आयरन के लिए, जब आपका आयरन कोरोड होगा तो इस पर्टिकुलरली पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, रस्टिंग। तो जब आपकी आयरन कोरोड हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। और कोरोड होती क्यों है, क्योंकि ये आपकी कांटेक्ट में आती है, ये आपकी कांटेक्ट में आती है आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर या फिर मॉइस्चर के साथ, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं, बचाने का काम करते हैं। और बचाते हैं हम लोग कैसे, हमें क्या पता है, हमें पता है कि मैम आपने हमें अभी भी बताया कि जो आयरन है वो कोरोड हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, कि उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है एयर या फिर मॉइस्चर के साथ में जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। लेकिन उसके बाद अब हमें इसको क्या करना है, इसको हम लोगों को करना है प्रिवेंट। क्या करना है, प्रिवेंट, इसको हम लोगों को बचाना है। और बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, बचाने का तरीका है कि जो आपके आसपास में एयर और मॉइस्चर प्रेजेंट है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट आयरन का या फिर किसी भी मेटल का मत होने दीजिए, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है एयर या फिर मॉइस्चर के साथ में किसी भी मेटल का, क्या करते हैं, उसको हम लोग प्रिवेंट करवाते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट को रोकते हैं, ठीक है। और ये हम लोग करते हैं थ्रू ऑल ऑफ दीज प्रोसेस। सबसे पहला अप्लाइंग ग्रीस, ग्रीस भी हम लोग लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अप्लाइंग पेंट, पेंट भी हम लोग अप्लाई करते हैं। उसकी वजह से होता क्या है, एक लेयर फॉर्म हो जाती है और वो लेयर क्या करती है, बाहर के मॉइस्चर या फिर एयर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपका पर्टिकुलरली उस मेटल का नहीं होने देती है। थर्ड है अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक की एक कोटिंग आप लोग कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं उसको। उसकी वजह से क्या होता है, अगेन जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है एयर का या फिर मॉइस्चर का वो
अवॉइड हो जाता है और एज अ रिजल्ट जो आपका आयरन होता है या फिर कोई और मेटल होता है वो रस्टिंग होने से या फिर कोरोड होने से बच जाता है। और डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पर तीनों ही जो प्रोसेसेस हैं वो तीनों ही प्रोसेस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आयरन को अगर आप रस्टिंग से आयरन को बचाना चाहते हैं तो आप इन तीनों ही प्रोसेसेस को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी खेल खेल गई है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बोला है फ्राइंग पैन, और फ्राइंग पैन क्या है? फ्राइंग पैन है आपका यूटेंसिल। क्या है? यूटेंसिल, यानी कि ये है बर्तन, ठीक है। और यूजुअली बर्तन में हम लोग खाना पकाते हैं, है ना। अब इसकी वजह से बेसिकली यहाँ पे ये क्वेश्चन को कैसे एक नए पर्सपेक्टिव से लेके आया, एक नए फ्रेम में क्यों लेके आया? क्योंकि अगर आप आयरन में ग्रीस को अप्लाई कर दोगे तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। इट वोंट लेट इट मेक एडिबल, आप लोग उसके अंदर फिर खाना नहीं खा पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस तो है प्रिवेंट करने का आयरन को रस्टिंग से, लेकिन अगर मैं यूटेंसिल के ऊपर ग्रीस को अप्लाई कर देती हूँ उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो पहला ऑप्शन आंसर होने के बावजूद भी करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। चलो दूसरे पर आते हैं, अप्लाइंग पेंट। अब आप बर्तन के ऊपर पेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा लॉजिकल चीज है ऑफ कोर्स। तो क्या है, आप पेंट को भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। तीसरा आता है अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, इसको आप लोग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो आपका जिंक होता है बेसिकली उसकी आप एक कोटिंग जो है इसके ऊपर कर सकते हो, उससे क्या होगा, उससे प्रिवेंशन हो जाएगा। किसका? आयरन का, रस्टिंग का। बेसिकली रस्टिंग जो है वो अवॉइड हो जाएगी, ठीक है। और ऑल ऑफ द अबव ऑफ कोर्स ऑप्शन नहीं है, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विच इज अप्लाइंग क्या? एक कोटिंग, किसकी? जिंक की, जिससे कि आप बेसिकली अपने यूटेंसिल को बचा सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। किससे? रस्टिंग से, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन हमारा हो जाता है क्लियर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, विच इज एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। एक एलिमेंट है जो कि रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में और आपको देता है एक कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि कोई भी आपका एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ में, और इन द एंड आपको एक ऐसा कंपाउंड मिल रहा है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। क्या है मैम? हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है ये वाटर के अंदर सोल्यूबल है। एक और आपको हिंट दे दी गई है कि ये जो कंपाउंड है एक तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, प्लस ये वाटर के अंदर अगर आप इसको मिलाओगे ना तो ये सोल्यूबल है, मतलब कि उसके अंदर ये डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट कौन सा हो सकता है? सबसे पहला कैल्शियम, ओके, इसको होल्ड पे रखते हैं। दूसरा कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में मिल जाएगा, लेकिन हाई मेल्टिंग पॉइंट का सब्सटेंस वो कंपाउंड वो फॉर्म नहीं करेगा। क्या फॉर्म करेगा? वो फॉर्म करेगा CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। तीसरा सिलिकन, और चौथा आयरन। आयरन का भी हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, सिलिकन का भी नहीं होता है, और इसके अलावा ये वाटर में सोल्यूबल भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका आंसर क्या बच जाएगा इसमें? कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जब आपका कैल्शियम जो है वो O2 के साथ में, जब आपका कैल्शियम जब आपका कैल्शियम रिएक्ट करेगा O2 के साथ में तो वो क्या फॉर्म करता है? वो फॉर्म करता है CaOH की होल ट्वाइस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन हाइड्रोक्साइड। ये बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है और पानी के साथ में डिसॉल्व भी हो जाता है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विच इज कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? O2 के साथ में रिएक्ट कर सकता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट आपको मिलता है उस कंपाउंड का जो फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके बाद में ये जो आपका बेसिकली कंपाउंड है क्या है? ये सोल्यूबल है पानी के अंदर, ठीक है। यही आपको आंसर में बताया गया है कि जो कैल्शियम है वही आपका आंसर है, क्योंकि कैल्शियम फॉर्म कर लेता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और होता क्या है? एक आयनिक कंपाउंड होता है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जो फूड की केन्स होती हैं, ठीक है, फूड केन्स जो होती हैं उनको आप कोट कर देते हो टिन से उनको कोट करते हो, ना कि जिंक से। अब ऐसा होता क्यों है? ठीक है, जो आपकी फूड कैंस होती है उनको आप लोग कोट कर देते हो विद टिन से आप उनको कोट कर देते हो, जिंक से कोट उनको नहीं करते हो। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सबसे पहला जो आपका जिंक है वो कॉस्टलियर है, किससे? टिन से। ओके, इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को रखते हैं होल्ड के ऊपर। अब सेकंड, जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन। जिंक का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है टिन के कंपैरिजन में। उसके बाद है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, और चौथा है जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। और होगा क्यों? फटाफट से रीजन पढ़ते हैं।
सबसे पहली चीज, जो आपका जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है टिन से। देखो जब कभी भी हम लोग खाने के ऊपर, फूड के ऊपर कोई भी पर्टिकुलरली कोई भी चीज हम लोग देखते हैं तो वहां पे हमें देखना होता है कि कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो कितना रिएक्टिव है, क्योंकि अगर कोई भी खाने के साथ में आप एलिमेंट का एक पर्टिकुलरली तालमेल देख रहे हो और अगर वहां पे रिएक्टिविटी सीरीज ज्यादा है तो जो आपका खाना है वो एज अ पॉइजन भी काम कर सकता है। ठीक है, तो जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है और एज अ रिजल्ट आप लोग जिंक को यूज नहीं कर सकते हो, तो आप टिन को यहाँ पर यूज करते हो। ठीक है, क्योंकि जिंक जो होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जिंक रिएक्ट विद एसिड्स प्रेजेंट इन द फूड, अगर आपके फूड के अंदर कोई भी एसिड प्रेजेंट होगा तो जिंक उसके साथ में रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, एंड कैन फॉर्म हार्मफुल सब्सटेंसेस, अगेन कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हो सकता है। जबकि जो टिन है वो एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है और उसको आप एज अ सेफर ऑप्शन यूज कर सकते हैं फॉर द फूड स्टोरेज। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी होता है खत्म। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपको एक हथौड़ा दे दिया गया है, हैमर, एक बैटरी, एक बल्ब, एक वायर और एक स्विच आप लोगों को दे दिया गया है। ठीक है, ये कंडीशन है आपके पास। अब आपके पास पहला ऑप्शन है, हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश, आप इसको, आपको दे रखा है एक हैमर यानी कि एक हथौड़ा, उसके बाद में ये तो एक पर्टिकुलरली अलग चीज हो गई है, उसके बाद में आपको दे रखा है बैटरी, क्या दे रखा है, बैटरी, एक दे रखा है आपको बल्ब और एक दे रखा है आपको वायर और एक दे रखा है आपको स्विच। ठीक है, ये आपको चीजें दे रखी हैं, हैमर और ये सब चीजें आपको दे रखी हैं। ठीक है, ये कंडीशन है आपकी। पहला आपको बोला गया है कि आप इनको किस तरीके से यूज करोगे कि आप डिस्टिंग्विश कर दो कि कोई भी आपके पास गिवन जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं पहले ऑप्शन का आप लोगों को एक हिंट दे देती हूँ कि जो पहला ऑप्शन है वो आपसे आपकी जानकारी, आपका कॉन्सेप्ट पूछ रहा है अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती कौन कौन सी, आई होप आप लोगों को सारी की सारी वो याद होंगी। ठीक है, जो आपके मेटल्स होते हैं, जो आपके मेटल्स होते हैं, सबसे पहली चीज तो वो होते हैं आपके सोनोरस यानी कि वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, वो होते हैं लस्ट्रस यानी कि वो शाइनी होते हैं अपीयरेंस में। इसके बाद है मेलिएबल, वो मेलिएबल होते हैं, मेलिएबल मतलब वो थिन शीट्स में फॉर्म हो सकते हैं अगर आप उनको बीट करेंगे तो। एक होता है डक्टिलिटी, वो थिन वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं। एक होता है दे आर गुड कंडक्टर्स, वो कैसे होते हैं, वो गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, ऑल्सो हीट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, मेटल्स की। नॉन मेटल्स की इनसे बिल्कुल ऑपोजिट आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं, लस्टरस भी नहीं होते, मेलिएबल भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते और अच्छे कंडक्टर भी नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट के। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इसी के ऊपर आपके पास आया है क्वेश्चन। अगर आप लोगों को प्रॉपर्टीज पता होंगी तो आप लोग गिवन कंडीशन को अप्लाई करके बता सकते हो कि कौन सा जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो कैसा है, वो मेटल है या फिर वो नॉन मेटल है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास में कि आपको इन टेस्ट की यूजफुलनेस के बारे में कमेंट करना है, उनके बारे में बताना है। चलो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आप लोगों के पास कि किस तरीके से आप लोग डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहला हैमर, हैमर क्या होता है, हथौड़ा। अब मैंने पढ़ा है अभी अभी कि जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है विच इज मेलिएबिलिटी। अगर मैं हैमर के केस की बात करती हूँ तो मैंने अभी जस्ट पढ़ा है कि जो आपके मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं दे आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है कि अगर आप उनको बीट करेंगे तो बीट करने पर वो थिन शीट्स में कवर हो जाते हैं, वो थिन शीट्स में चेंज हो जाते हैं। और आप उसको बीट किस तरीके से, किस फॉर्म में करेंगे, किस चीज़ की हेल्प से करेंगे, आप उसको करेंगे हैमर की मदद से। तो अगर आपके पास में हैमर है तो जो आपके पास में सब्सटेंस गिवन है आप लोग क्या करेंगे, उसको बीट करना शुरू करेंगे। अगर वो पर्टिकुलर सब्सटेंस थिन शीट्स में चेंज हो जाता है दैट मीन्स इट इज अ मेटल, और अगर वो नहीं होता है, सॉफ्ट है, ब्रिटल है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। आते हैं दूसरी कंडीशन पर। दूसरी कंडीशन में आपको एक बैटरी, बल्ब, वायर और स्विच, ये चार चीज दे रखी है। अगर मैं इन चारों चीजों को मिलाकर कुछ फॉर्म करती हूँ तो मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मेरा सर्किट फॉर्म हो जाएगा। अगर मैंने एक बैटरी को बल्ब के साथ में कनेक्ट कर दिया है थ्रू वायर और स्विच को ऑन कर दिया है, तो वहां पर अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो क्या होगा, वो सब्सटेंस जो बल्ब है
वो ग्लो कर जाएगा, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो अगर मैं जो भी सब्सटेंस दे रखा है अगर मैं उसको कनेक्ट कर दूंगी इन चारों चीजों से, और अगर उसकी वजह से जो बल्ब है अगर उसने ग्लो कर दिया है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किसमें, मेटल्स में, तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो मेटल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये बल्ब ग्लो नहीं करता है तो वो जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो कैसा हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो कंडीशंस है, मैंने उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, मैंने आप लोगों को उन के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बता दिया है कि किस तरीके से आप टेस्ट करेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर चीज मेटल है या फिर वो नॉन मेटल है। चलो, ऑप्शन नंबर बी है कि आपको असेस करना है अबाउट द यूजफुलनेस। इन टेस्ट की आप किस तरीके से यूजफुलनेस को असेस कर सकते हैं उनके बारे में बता सकते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को ये तो बताया है कि मेटल्स की ये कुछ कंडीशंस होती हैं, लेकिन आपने एक और चीज पढ़ी है विच इज एक्सेप्शन। क्या पढ़ा है, एक्सेप्शन। अगर मेरे पास टेस्ट करने के लिए सिर्फ हैमर और ये सारी की सारी चीजें होंगी, तब भी मैं कंफर्म तरीके से और प्रॉपर श्योर तरीके से ये चीज नहीं बता पाऊंगी कि जो गिवन आपके पास में सब्सटेंस है वो मेटल है या फिर नॉन मेटल, क्योंकि बहुत सारे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे कि आपका होता है ग्रेफाइट, ठीक है, अगेन आपका होता है आयोडीन, ठीक है। तो बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं, और इन पर्टिकुलर चीज़ों की वजह से हम लोग उन एक्सेप्शन को फॉर्म या फिर बाहर नहीं निकाल पाएंगे, और एज अ रिजल्ट हम लोग गलत भी डिसीजन ले सकते हैं, हमें श्योरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो, ये क्या होता है बेसिकली, ये होता है आपका एक्सेप्शन अबाउट द ऑप्शन नंबर बी, विच इज आपको एसेस करनी है यूजफुलनेस किसकी, इन सब्सटेंसेस की, ठीक है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला, मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। कैसे होते हैं मेटल्स, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या होता है कि अगर आप उनको बीट करेंगे तो वो थिन शीट्स में कवर हो सकते हैं, वो थिन शीट्स में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने हैमर की हेल्प से बता दिया है कि किस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर मेटल जो है वो क्या करेगा, वो थिन शीट्स में चेंज होगा या फिर नहीं होगा। चलिए, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जो नॉन मेटल है वो बेसिकली ब्रेक कर सकता है, अगर मैं हैमर के टेस्ट की बात करती हूँ। दूसरा, जो आपके मेटल्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जिसकी वजह से जो आपका बल्ब है वो ग्लो कर सकता है, और अगर वो नॉन मेटल होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा, ये जो टेस्ट है ये यूजफुल है लेकिन फुली ट्रस्टेड, फुली रिलायबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ नॉन मेटल्स जैसे कि आपका ग्रेफाइट हो गया है वो कंडक्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन वो क्या है, नॉन मेटल है, तो ये कंप्लीटली रिलायबल नहीं है। हेल्पफुल है, यूजफुल है, लेकिन कंप्लीटली रिलाय आप इनके ऊपर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ मेटल जैसे कि सोडियम वो सॉफ्ट होते हैं। समझ में आया, तो दोनों ही एक्सेप्शंस आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं, एंड दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटेड, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है आपका व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, और आपको उनके एग्जांपल्स भी देने हैं। देखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का मतलब क्या होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपके बेसिकली वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में बेसिक और एसिडिक नेचर दोनों ही शो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, ठीक है। और उनका एग्जांपल होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। फटाफट से उसको पढ़ लेते हैं। जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं ये आपके वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड और बेसिस दोनों के साथ में रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर। इज दैट क्लियर। आपके पास में दो चीजें होती हैं, एक होता है मेटल ऑक्साइड, एक होता है मेटल ऑक्साइड और एक होता है नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। अब ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये आपके बेसिक या फिर एसिडिक नेचर के होते हैं, वो बेसिकली सोल्यूशन को फॉर्म करते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड भी अगेन एसिडिक या फिर बेसिक को शो करते हैं। लेकिन जो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं ये आपके अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस एसिडिक और बेसिक दोनों ही बिहेवियर को शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है अबाउट द एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच इज Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड विच इज ZnO, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। सिंपल सी डेफिनेशन है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं ये वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ में, और क्या देते हैं एज अ रिजल्ट, सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, जिंक एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलो नेक्स्ट, नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस। अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का थोड़ा बहुत काम मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमें दो मेटल्स बताने हैं जो डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को
डाइल्यूट एसिड से, और 2 ऐसे बताने हैं जो कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तो डायरेक्टली याद करने वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम लोग सारे ही कर सकते हो इसको। मेटल्स जैसे कि जिंक एंड आयरन वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं तो वो डिस्प्लेस कर सकते हैं, और कॉपर एंड सिल्वर जो कि हाइड्रोजन से नीचे होते हैं वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज? देखो रिएक्टिविटी सीरीज में तुम्हें बहुत सिंपल सी चीज एक देखने को मिलती है कि रिएक्टिविटी सीरीज अगर तुम लोग याद कर लोगे ना तो तुम्हारी आधे जो क्वेश्चंस है ना और आधे जो कॉन्सेप्ट्स है वो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है और सबसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर, रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से वो सारे ही क्वेश्चन आप लोग ऑन द वन गो क्लियर कर सकते हो। तो रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लो अपने बेटरमेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे अपने आप निकल जाएंगे अगर तुम्हें ये याद है तो। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं याद होगी तो पक्का तुम लोग, अगर याद हुआ तो ठीक करके आ जाओगे, और अगर कॉन्सेप्ट लगना होगा रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे तुम्हारा नंबर जा सकता है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एक टॉपिक होता है आपके इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर आपको बताया गया है बेसिकली उसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में कोई भी मेटल एम है उसको बेसिकली आपको, अच्छा व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। अब जब कभी भी आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं तो एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। ये 3 चीजें तो बेसिक आपकी होती ही हैं। एनोड पे आप लोग क्या लोगे, कैथोड पे आप लोग क्या लोगे और इलेक्ट्रोलाइट पे आप लोग क्या लोगे। एनोड पे इम्प्योर मेटल लोगे या फिर प्योर मेटल लोगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट को में आप किस तरीके का क्या यूज करोगे वो सब चीजें। तो जब कभी भी आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, जो भी आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसको निकाल रहे हो, ठीक है, उसमें आप यूज कर रहे हो किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि आप एक एंड पे लेते हो एनोड को, और एनोड पे आप लोग हमेशा कौन सा, एक इम्प्योर मेटल को लेते हो। किसको लेते हो, इम्प्योर मेटल को। फिर एक होती है आपकी कैथोड, कैथोड पर आप लोग लेते हो प्योर मेटल को। आपके पास 2 चीजें होती हैं, एक होता है इम्प्योर मेटल जिसको आप प्योर में चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, और एक होता है आपका प्योर, ठीक है। अब इम्प्योर जो है वो आप लेते हो एनोड के ऊपर, ठीक है, और प्योर को आप लोग लेते हो कैथोड के ऊपर। अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइटिक में आप सोल्यूशन लेते हो किसका, मेटल के सॉल्ट का, ठीक है। अब यही आपको बताया गया है कि जो प्योर मेटल है वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, और जो आपकी इम्प्योरिटीज हैं वो एनोड पर आपको अलग सेटल डाउन होती हुई दिख जाएंगी, और एज अ रिजल्ट जो आपका मेटल है वो रिफाइन हो जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये डायरेक्टली याद करने वाला क्वेश्चन है कि एनोड के ऊपर हमेशा आप लोग एक इम्प्योर मेटल को रखेंगे, कैथोड के ऊपर आप लोग एक प्योर मेटल की शीट को रखेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली एक सोल्यूशन होता है जिसमें कि आप सॉल्ट देखते हैं उस पर्टिकुलरली मेटल का, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कैथोड पे आप लोगों को प्योर मेटल डिपॉजिट होता हुआ दिख जाएगा, और एनोड पे जो इम्प्योरिटीज है वो सेटल होती हुई दिख जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर एक प्रत्युष नाम का लड़का है जो कि सल्फर को हीट कर देता है। क्या कर देता है, सल्फर को हीट कर देता है और कलेक्ट करता है उस गैस को जो कि इवॉल्व हो रही है। इवॉल्व का मतलब बाहर निकलना, रिलीज होना, ठीक है। तो प्रत्युष ने क्या किया है, सल्फर को हीट कर दिया है और जो गैस आपकी बाहर निकल गई है उसको कलेक्ट कर दिया गया है। पहला आपसे पूछा है कि आपको ड्राई और मॉइस्ट लिटमस पेपर के ऊपर उसका एक्शन बताना है, ठीक है। और दूसरा आपसे पूछा है कि आपको उसकी इक्वेशन लिखनी है। भाई इक्वेशन तो बहुत आसान है, आप लोगों ने सल्फर को हीट किया है, किसके साथ में किया है, O2 के साथ में, तो क्या फॉर्म हो गया है, SO2। अब यहाँ पे S क्या है मैम, S है सल्फर, O2 है ऑक्सीजन और SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर? ये आपका दूसरे वाले क्वेश्चन बेसिकली ऑप्शन का आंसर है। पहले वाले पर आते हैं, एक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर। जब कभी भी आप ड्राई लिटमस के ऊपर कोई भी चीज, कोई भी गैस को टेस्ट करोगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब आप कभी भी एसिड को पढ़ते हैं या फिर एसिड को टेस्ट करते हैं तो कभी भी एसिड जो होते हैं वो गैस की फॉर्म में या फिर गैस के ऊपर अपनी प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर सकते हैं। बेसिकली एसिड होते क्या है, एसिड आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि H+ आयंस को बाहर निकालते हैं ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑन द रिएक्शन विद वाटर।
ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि वाटर की प्रेजेंस एक्चुअल में है ही नहीं, तो जो आपके H+ आयंस है वो फॉर्म ही नहीं होंगे, और अगर वो फॉर्म नहीं हो रहे हैं इसका मतलब जो एसिडिक प्रॉपर्टीज है वो आप नहीं शो होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो ड्राई लिटमस में आपको वाटर का कंटेंट दिख ही नहीं रहा है, जो H+ आयंस है वो फॉर्म ही नहीं होंगे, तो एसिड भी फॉर्म नहीं होगा, तो लिटमस के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड, मॉइस्ट लिटमस। मॉइस्ट लिटमस के अंदर थोड़ी सी क्या होती है, एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है, बेसिकली वो क्योंकि वाटर कंटेंट है, ठीक है, तो जो लिटमस है वो अपना कलर चेंज करेगा, क्योंकि अब H+ आयंस आपको फॉर्म होते हुए देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस है। ठीक है, तो वो क्या कर देगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। जब आप कभी भी एसिड के बारे में बात करते हो तो जो लिटमस टेस्ट आपका होता है, एसिड के अंदर जो लिटमस टेस्ट होता है वो आपको रिजल्ट देता है, और क्या रिजल्ट देता है कि वो ब्लू से कलर को चेंज कर देता है रेड में। ठीक है, और मॉइस्ट लिटमस पेपर ने यही किया है कि ब्लू कलर को रेड कलर में चेंज कर दिया है। इज दैट क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है खत्म। रिएक्शन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दी थी, S+O2 गिव्स अस SO2। क्वेश्चन नंबर 10, आपको 2 वेज बताने हैं जिसमें कि रस्टिंग ऑफ आयरन को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, अभी जस्ट करके आए हैं इस वाले क्वेश्चन को भी। सबसे पहला है पेंटिंग। ठीक है, देखो सबसे पहला पढ़ लेते हैं रस्टिंग होता क्या है। रस्टिंग बेसिकली मेटल का कोरोड होना होता है। रस्टिंग इज बेसिकली मेटल का कोरोड होना, लेकिन 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 ये मेटल अगर पर्टिकुलरली आयरन होगा तभी आप इसको रस्टिंग बोलेंगे। अगर ये पर्टिकुलरली मेटल आयरन नहीं है, कोई और मेटल है, तब हम लोग इसको नाम देते हैं कोरोजन का। तो ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। ठीक है, जब आपका आयरन जो है वो कोरोड हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। और ये होता क्यों है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर या फिर जो मॉइस्चर होता है उसका कंटेंट प्रेजेंट होता है, उसका कंटेंट प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? अब इसकी वजह से होता क्या है कि आपका जो आयरन है वो रस्टिंग करना, कोरोड होना शुरू हो जाता है। अब इसको बचाने का क्या प्रोसेस है, या फिर क्या किस तरीके से आप लोग इसको बचा सकते हैं, तो वो पढ़ लेते हैं एक बार। आपको क्या करना है, आपको जो डायरेक्ट ये एयर और मॉइस्चर से कांटेक्ट हो रहा है इसको ब्रेक करना है, इसको रोकना है। समझ में आया? तो ये आप करते हो एक तरीके से, विच इज पेंटिंग। पेंटिंग के थ्रू आप लोग क्या कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये मेटल है, ठीक है, और ये आपकी सराउंडिंग्स हैं। अगर इनका डायरेक्ट कांटेक्ट इसके एयर से यहाँ पर हो गया तो जो मेटल का सरफेस है वो कोरोड होना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर एक लेयर को लगा देते हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट इस सराउंडिंग का इससे नहीं होगा, और एज अ रिजल्ट जो मेटल है वो प्रिवेंट हो जाएगा, किससे? कोरोड होने से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक लेयर लगा देनी है। और लेयर क्यों लगानी है? क्योंकि आपको प्रिवेंट करना है जो डायरेक्ट कांटेक्ट है एयर और मॉइस्चर का वो ना हो। क्लियर हुआ? तो चलो, सबसे पहला पेंटिंग, उसके बाद ऑयलिंग या फिर ग्रीसिंग कर सकते हो। अगेन आप लोग एक लेयर लगा देते हो जिससे कि डायरेक्ट कांटेक्ट एयर का नहीं हो पाता है। किसके साथ में? उस मेटल के साथ में। गैल्वेनाइजेशन अगेन वही है, जिंक की कोटिंग कर देते हो। कोई भी 2 आप लोग इसमें यूज कर सकते हो। ये प्रिवेंट करती है कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये रस्टिंग क्या होता है, क्यों होता है, और प्रिवेंशन के जो तरीके होते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन। जब नॉन मेटल कंबाइन करते हैं ऑक्साइड्स के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो कौन से ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी है। देखो, जब नॉन मेटल आपके कभी भी रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स को, जैसे कि CO2, SO2, जो कि एसिड फॉर्म करते हैं वाटर के अंदर। कहने का मतलब क्या है कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, ये फॉर्म करते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स। अगेन जो आपके मेटल्स होते हैं ये क्या फॉर्म करते हैं? ये करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। लेकिन जब कभी भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात होती है, किन की बात होती है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात होती है, तो यहाँ पर हम क्या सिंपल सी कंडीशन देखते हैं कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, इनमें होता क्या है, ये आपके एसिडिक और बेसिक दोनों ही नेचर को अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस गिवन विद देम, उसके हिसाब से एसिडिक और बेसिक दोनों ही नेचर ये शो करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया था, इंपॉर्टेंट टर्म है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो याद रखना। एग्जाम्पल है इनके एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं, और जो आपके मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपको रीजन देना है। पहला,
प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर को ज्वेलरी में हम लोग यूज करते हैं। ज्वेलरी बेसिकली होती कैसी है? ज्वेलरी होती है शाइनी इन नेचर, शाइनी इन नेचर। और हम लोगों ने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो कि था लस्टर या फिर लस्ट्रस, जिसका क्या मतलब होता है? जिसका मतलब होता है शाइनी इन अपीयरेंस, शाइनी इन अपीयरेंस। इज दैट क्लियर? तो क्योंकि आपके प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर ये शाइनी होते हैं नेचर में, कैसे होते हैं? शाइनी, लस्ट्रस होते हैं नेचर में, इसीलिए हम लोग प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर इन तीनों को यूज करते हैं ज्वेलरी के अंदर। नेक्स्ट, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, काफी बार आया भी हुआ है बोर्ड्स के अंदर। जो आपके सोडियम, पोटेशियम और लिथियम है ये स्टोर किए जाते हैं ऑयल के अंदर। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि जो आपका सोडियम है Na, पोटेशियम है K, ये दोनों के दोनों हाईली रिएक्टिव होते हैं। अगेन अगर आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज पता होगी तो रिएक्टिविटी सीरीज में होता क्या है कि Na और K सबसे ऊपर होते हैं, तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी कि पानी के साथ में बहुत ज्यादा, पानी या फिर एयर के साथ में तुरंत रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है, तुरंत ये रिएक्ट हो जाएंगे। अब इसीलिए क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में एयर इनके कांटेक्ट में रहेगी तो ये रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास बचेंगे ही नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको ऑयल के अंदर स्टोर करके रखते हैं ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट जो है इनका एयर से या फिर वाटर से वो अवॉइड हो पाए, ठीक है। तो Na, सोडियम एंड पोटेशियम, ये क्या होता है? सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं इनको हम लोग ऑयल के अंदर, केरोसिन ऑयल के अंदर इनको स्टोर करके रखते हैं ताकि हम लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है इनका वो प्रिवेंट करवा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स। एल्यूमिनियम रिएक्टिव होता है लेकिन फिर भी हम लोग कुकिंग में इसको यूज करते हैं, यूटेंसिल्स में इसको यूज करते हैं। और चौथा है कि ओर्स को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्साइड्स में। ऐसा क्यों होता है? चलो फटाफट से देख लेते हैं इनको। सबसे पहला, जो प्लैटिनम और गोल्ड होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं और लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब शाइनी होते हैं अपीयरेंस में, और ज्वेलरी जो होती है वो आपको शाइनी चाहिए होती है। नेक्स्ट है आपका हाईली रिएक्टिव विद एयर एंड वाटर। जो भी आपके सोडियम एंड पोटेशियम होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं, पानी के साथ में या फिर एयर के साथ में वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से वो एज अ रिजल्ट ऑफ कोर्स देखो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो। अब अगर वो हाईली रिएक्टिव है तो उनकी जो प्रेजेंस है वो क्या करेगी? हाईली रिएक्टिव है, एटमॉस्फेयर में अपने आप वो एक्सपोज हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग उनको एयर या फिर वाटर में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लेके ही नहीं आते हैं, ठीक है। थर्ड, फॉर्म्स प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। एल्यूमिनियम को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर को फॉर्म कर लेती है और हीट को कंडक्ट कर लेती है, यानी कि अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। समझ में आया? एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है आपके बुक के अंदर, उससे ये क्वेश्चन बनाया गया है या फिर उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उसको एक बार से पढ़ लेना। उसके बाद है ऑक्साइड्स में क्यों किया जाता है कन्वर्ट? क्योंकि ऑक्साइड्स जो होते हैं उनको रिड्यूस करना काफी आसान होता है एज कंपेयर टू ओर, ठीक है। तो ऑक्साइड्स में चेंज होते हैं क्योंकि उनको रिड्यूस करना काफी आसान होता है। नेक्स्ट, कॉपर वेसल्स को हम लोग लेमन या फिर टैमरिंड, इमली से बेसिकली यूज करते हैं, क्लीन करते हैं। क्यों करते हैं? लेमन और टैमरिंड दोनों के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो ये दोनों ही एसिड हैं, है ना, ठीक है। और कॉपर को इसी से साफ किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? फटाफट से देखते हैं। जो कॉपर है वो कॉपर ऑक्साइड लेयर को फॉर्म कर लेता है ना। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? जो एसिड के, जो लेमन और टैमरिंड के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वो रिएक्ट कर लेते हैं इसके साथ में और उसको रिमूव कर लेते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है, अगर इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर आप लोगों ने लेमन या फिर टैमरिंड का एक्शन कुछ ला दिया है, तो क्योंकि इन दोनों के अंदर होता है एसिड, और ये जो एसिड होता है ये इसके साथ में, कॉपर ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कर लेता है और एज अ रिजल्ट इसको, इसकी लेयर को रिमूव कर देता है और जो कॉपर है वो साफ हो जाता है आपका, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड की लेयर वो हटा देता है क्योंकि, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपको डिफरेंशिएट करना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ऑन द केमिकल बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में क्या डिफरेंस है केमिकल बेसिस के ऊपर, वो आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट, मेटल जो होते हैं, इसका आंसर है ये, मेटल जो होते हैं
वो फॉर्म करते हैं बेसिक या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन को बेसिकली रिलीज कर देते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं और रिलीज नहीं करते हैं हाइड्रोजन को। ये परफेक्ट आंसर इसका नहीं है, तुम लोग परफेक्ट आंसर एक तरीके से देख भी सकते हो, सर्च भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो चैप्टर के अंदर कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को केमिकल बेसिस पर, केमिकली प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आप किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कि किस तरीके से O2 के साथ में ये लोग वो करते हैं, रिएक्शन करते हैं, या फिर किस तरीके से H2O पानी के साथ में रिएक्शन करते हैं। इसमें रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। O2 के साथ में किस तरीके से करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी पढ़ते हैं आप लोग इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, बहुत बड़ी इसकी लैंग्वेज है, इसको क्रिस्प करके बता देती हूँ मैं। एक वुमेन होती है, वो एक गोल्ड स्मिथ को अपने कुछ गोल्ड के चीज़ों को, ऑर्नामेंट्स को दे देती है, ठीक है। लेकिन जब वो बाद में उसको नोटिस करती है तो देखता है कि जो उसका गोल्ड ऑर्नामेंट्स है उनका जो वेट है वो घट गया है। तो गोल्ड स्मिथ ने ऐसा क्या किया था वो बताओ। अब बेसिकली उसने क्या किया था, उसने एक सोल्यूशन को यूज़ किया था जिस सोल्यूशन का नाम था एक्वा रीजिया। इसका दूसरा नाम होता है रॉयल वाटर, रॉयल वाटर, ठीक है, रॉयल वाटर या फिर रॉयल एसिड भी बोलते हैं इसको। तो एक्वा रीजिया बेसिकली होता क्या है, इसमें HCl और HNO3 इसको हम लोग यूज करते हैं 3:1 के अंदर, यानी कि 3 रेशियो में आपका होता है HCl और 1 में होता है HNO3। हाईली एसिडिक होता है नेचर में, हाईली कोरोसिव होता है, जिसकी वजह से जो आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं अगर वो गंदे हैं तो बेसिकली वो क्लीन कर दिए जाते हैं, उनके सरफेस को आप लोग क्लीन कर देते हो, और इसी की वजह से जो उसका वेट है वो रिड्यूस हो गया था, लेकिन जो ऑर्नामेंट्स है वो शाइनी हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्वा रीजिया है जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। याद रखना HCl एंड HNO3, HCl एसिड है, HNO3 है, दोनों ही हाईली रिएक्टिव एसिड्स होते हैं। इनको साथ में मिला दिया है, HCl 3 रेशियो में होता है, HNO3 1 रेशियो में होता है। जैसे ही आप इसको मिलाएंगे आपका बन के तैयार हो जाएगा रॉयल वाटर विच इज एक्वा रीजिया। इज दैट क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन का हो जाता है आंसर। बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन सिर्फ 1 वर्ड का आंसर है। नेक्स्ट, एंड दिस इज द लास्ट वन। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि जो कॉपर है उसको हम लोग यूज करते हैं फॉर हॉट वाटर टैंक्स, बल्कि स्टील को हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। क्या है? कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर है ना, और वो क्या करता है, वो जल्दी से कोरोड नहीं होता है। लेकिन जो आपकी स्टील होती है वो पानी के अंदर रस्ट कर सकती है, मतलब उस पर रस्टिंग हो सकती है पानी की प्रेजेंस में, इसीलिए वो लेस सुटेबल होता है। किसके लिए? जब आप हॉट वाटर टैंक्स में इसको यूज करेंगे। तो क्या रीजन है कि जो कॉपर है वो गुड कंडक्टर है, ऑल्सो जो कॉपर है वो जल्दी से कोरोड नहीं होता है, लेकिन स्टील जल्दी से कोरोड हो सकती है क्योंकि वो रस्ट कर सकती है, उसके ऊपर रस्ट लग सकती है। एंड दिस इज हाउ द होल चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अ बिग थैंक यू अगर आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहे हैं तो। माई बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट, इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए आपका चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसका 1 शॉट विद क्वेश्चंस हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट सीरीज, कोई भी हेल्पफुल कंटेंट जो आप लोगों को चाहिए फटाफट से कमेंट कर दो, हम लोग उसको भी आपके लिए लेकर आएंगे। एंड आई होप यू ऑल विल बी डूइंग सो वेल। शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। लेट्स ग्रो टुगेदर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।